वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास समुद्र भी आएगा, प्यासे के पास समुद्र भी आएगा। थक हार के मत बैठ जाना मुसाफिर, थक हार के मत बैठ जाना मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मंजिल मिलने का मजा भी आएगा। यदि आपको इस तरह की फील चाहिए तो लग जाइए। हाँ, नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज फिर आपके सामने एक अच्छी पर्सनैलिटी से आपसे मिलाने के लिए रूबरू हुए हैं। और अभी वर्तमान में इसलिए हम कहेंगे आपको बहुत बेसब्री से इंतजार है इनका, क्योंकि हाल ही में केवीएस पीजीटी की बहुत सारी बम्पर वैकेंसी निकली है। उस बम्पर वैकेंसी को कैसे उसका लाभ उठाया जाए और सफलता कैसे प्राप्त की जाए, एग्जाम को कैसे क्रैक किया जाए, एक समय के संदर्भ में सबसे अच्छी तरह से हमारे साथ मिस्टर रमेश कुमार कुमावत जी हैं, जो आपको बहुत सारी चीज़ें अच्छी से बताएंगे। और ये केवीएस में 2019 में छठी रैंक के साथ सिलेक्शन हुआ इनका। देखिए उस समय 28 पोस्ट थी, उसमें से भी छठी पोस्ट पे आना बहुत बड़ी बात है। और वो भी इतने संघर्ष के बाद। आपको सुनाएंगे इनके संघर्ष की गाथा, कि आपसे रूबरू होंगे किस प्रकार आपको पढ़ना है, क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, सबसे इंपॉर्टेंट है क्या छोड़ना है, उस पर भी आज हम लोग चर्चा करेंगे। चलिए नमस्कार, श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। मैं डॉक्टर बच्चन सिंह, अभिप्राय द इंस्टीट्यूट ऑफ ज्योग्राफी। Good afternoon to everyone, and I am very grateful to you. Thank you, sir, Dr. Bachchan, sir. And at present time, I am working in Kendriya Vidyalaya, Ladakh. Earlier, I was there in Bengaluru since March 2019 in KVS, and I will tell here to everyone, those who are watching to me, those who are watching to us. Now. Came the KVS vacancies at present time, so you can go through this notification and syllabus, whatever, in all that. But first of all, I am saying to everyone, little bit, first of all, little bit you plan a strategy, what can do, what can you can do. आप क्या करना चाहते हो, आप किस सेक्टर में जाना चाहते हो, आपका पोस्ट कौन सी, मतलब जो जाना चाहते हो उसकी आपकी एलिजिबिलिटी क्या है, हम क्या कर सकते हैं, व्हाट वी कैन डू, एवरीथिंग वट एवर. बट फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू डू ए प्लान proper way, in the proper way, and a strategy. First one is very very important for any selection. You want to do एक strategy. आपके पास में एक strategy होना चाहिए, proper time schedule होना चाहिए. And KVS vacancy, it is the KVS organization is the most prestigious organization, and at present time it is the big organization, and working culture is already too good, and all those things, everything is too good, and every child will get post-scholastic development in your life, in your career. बच्चे का जो पोस्ट स्कॉलास्टिक डेवलपमेंट है बहुत ही अच्छा होता है, तो अच्छा ऑर्गेनाइजेशन है। और मैं कह रहा हूँ कि आपको एक ट्राई करना चाहिए, एक अच्छे एफर्ट के साथ में आपका एक प्लान होना चाहिए प्रॉपर वे में। तो वैकेंसी आई हुई है, आप ट्राई कर सकते हैं, यू कैन डू, बट इट्स डिपेंड ऑन यू। और इसके लिए पर्टिकुलर आपके पास में एक प्लान होना चाहिए, स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। और इसका जो सेगमेंट है पिछली बार से थोड़ा लिटिल बिट चेंज किया गया है, तो आप इसको मतलब फर्स्ट जो पेपर जिसकी हम बात करते हैं, रीजनिंग, मैथ्स है, इंग्लिश है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, एंड लिटिल बिट पोर्शन ऑफ द कंप्यूटर साइंस है, आईसीटी है, एंड पेडागोजी है, तो ऑल दोस थिंग्स इट इज वेरी क्लियर ऑलरेडी. सो यू वांट टू लिटिल बिट फोकस on first portion, then second thing is the very very important, you go through with your subject is the more powerful. If suppose that you less scoring in your first portion, then you can do the more score in the second subject, that means main subject, that means your geography. So आप अच्छा है, तैयारी करते रहिए, और
हमारा यही है, मैं जो भी आज कुछ हूँ सर की बदौलत हूँ। अब सम स्टूडेंट्स ऑलरेडी नोइंग टू मी, कुछ जान भी रहे हैं, जानते भी हैं। और ये सर का अच्छा एक पॉड प्लेस था। सो योर ब्लेसिंग एंड योर बेस्ट विशेस ऑलवेज टू विद अस मी, मेरे साथ में हैं और इट विल बी अस, ये ऑलवेज हमारे साथ में रहेंगी भी। और यही प्रयास है सर के साथ में, जब भी आना होता है इसके बहाने मुलाकात होती है। मैं आपको बता देता हूँ कि सब्जेक्ट में थोड़ा सा पैटर्न में परिवर्तन हुआ है। उस परिवर्तन की हम लोगों ने काफ़ी चर्चा की है। 100 मार्क्स का जो कंसर्न सब्जेक्ट होगा, यानी जो हमारे पास सब्जेक्ट है, ज्योग्राफी या पॉलिटी, हिस्ट्री, जो भी आप लोगों के पास स्ट्रीम में है जिससे आप पीजीटी करना चाहते हैं, 80 जो मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे वो आपके जनरल पेपर से होंगे। इसमें हिंदी, हिस्ट्री, जनरल अवेयरनेस है, आईसीटी है, पैडागोजी है। और इसके बाद इंटरव्यू का इफेक्ट होगा, उसमें भी 70-30 का रेशो है। और मैं बार बार कहता हूँ, आप लोग इनफ्लुएंस इंग्लिश सुन रहे हैं, ये भी आपके जैसे ग्रामीण परिवार से है, ग्रामीण अंचल से है, लेकिन आज देखो इनकी इंग्लिश बहुत कमाल की इंग्लिश है। और आपको टर्म्स आपको अभी से सीखना है, मैं बार बार कहता हूं टर्म्स सीखना है। कब केवीएस में यदि आपको जॉब लेनी है, बड़ी अच्छी जॉब है, शायद देखो बहुत सारी संस्थान है उसमें अच्छी अच्छी जॉब्स हैं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ये केवीएस अपने आप में अद्वितीय है, यूनिक जॉब्स है। तो मैं आप रमेश जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपनी जो स्टडी का जो यात्रा है कि कब आपने एग्जाम में असफल हुए, देखिए मैं हमेशा कहता हूँ असफल का जरूर जिक्र करें, जिससे लोगों को लगे असफल होना कोई बड़ी बात नहीं है। असफल होते होते सफल होते तो उसका आनंद कुछ और होता है। तो इन्होंने 2016 का, मैं इनसे सुन रहा था, मैंने काफ़ी इन्हें क्लोज से जानता हूँ, काफ़ी इनका संघर्ष को मैंने नज़दीक से देखा इनका, और सबको देखना भी चाहिए और उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। 2016 में दिया तो सेकंड ग्रेड नहीं हुआ, उसके बाद लगातार एग्जाम पास करते गए, और उससे पहले कई जॉब्स भी इन्होंने काम किए, जिसका मैं कहता हूँ एक बार ढंग से पढ़ो, उसके बाद जो अपने नीड है उसको साथ में लेके चलो, रिवीजन साथ साथ करते चलो। तो अब अपनी एक यात्रा सुनाएं, फिर हम लोग श्रृंखला को आगे और बढ़ाएंगे, क्या क्या कैसे कैसे पढ़ना है। Sure. I am telling to everyone to my past history before 5 years ago. First of all, my job I appointed, that means I selected in video post, village development officer post. Okay. Then at the same time, I also selected in Kendriya Vidyalaya Sangathan, and I joined March 2019 Kendriya Vidyalaya Sangathan. And earlier I was there. I was preparing second grade teacher of the RPSC. So already selected in RPSC second grade 2016, but only 2 marks less obtained by myself. So I'm just waiting only 2 marks. Then after 3 years, it was released the waiting list. Then also on the merit of 36 merit. So no problem. Then I can't join. But next schedule, that means RPSC second grade 2018, I was also selected in at the main list. But at the same time, I already my KVS job already completed 1 year. Then I asked it to sir, and sir told to me, anyone goes to promotion, but you does not go to demotion. मतलब आपको डिमोशन पे नहीं जाना है, सेकंड ग्रेड पे नहीं जाना है, फर्स्ट ग्रेड से आपको आगे ही जाना है. सो आई कांट ज्वाइन आरपीएससी 2000 second grade 16, 18, and earlier I was there as a video post, then at the same time selected in KVS. Then now at present time I am working in Kendriya Vidyalaya Sangathan. So all those things, opportunity and motivated by the sir. So all those credit goes to my dear sir, Dr. Bachchan sir. One more thing. Before I joined the KVS, I can't speak English. बट आपको उसी वर्क कल्चर में रहना है. आप
चलो कल्चर तो हो नहीं हो, लेकिन मेरा ये मानना है कि बच्चे को थोड़ा सा डेली है वो लिटिल बिट टर्मिनोलॉजी पे फोकस करना चाहिए, और इंग्लिश इतना डिफिकल्ट सब्जेक्ट भी नहीं है, तो यू कैन लिटिल बिट फोकस ऑन योर टर्मिनोलॉजी एंड simple sentence of the English, then afterwards you can speak the better English. It's my plan, but you focus, it's depend on you. बट मेरा ये कहना यही है कि थोड़ा थोड़ा भी अगर आप डेली में कुछ सेंटेंस सीखो, टर्मिनोलॉजी, क्योंकि कुछ हिंदी अपने जानते ही हो, राजस्थान में जो एग्जाम्स होती हैं उसकी हिंदी कुछ और मिलेगी, इंग्लिश कुछ और मिलेगी, तो हमें हिंदी पे फोकस मतलब करो, लेकिन उसके साथ साथ आप इंग्लिश को भी फोकस कीजिए, क्योंकि फाइनली आंसर आपका इंग्लिश से जो आपकी लैंग्वेज है उसी को कंफर्म माना जाएगा, तो उसी के साथ साथ आप पैरेलली इंग्लिश को भी टर्मिनोलॉजी फोकस कीजिए। तो आपका मे बी एक एग्जाम में मेरा ये मानना है कि अगर आप इंग्लिश को पैरेलली साथ लेके चलते हो तो आपके 5 to 10 क्वेश्चंस आपकी ओनली इंग्लिश से आप करेक्ट कर सकते हो। तो ये आपको एक और आप मेरिट में 500,000 बच्चों से आपको और आगे लेके जाएगी आपकी मेरिट को, तो आप इसको भी फोकस कर सकते हो। ये भी एक स्ट्रेटेजी का पार्ट है, इट इज आल्सो पार्ट ए ऑफ योर स्ट्रेटेजी, सो यू कैन फोकस ऑन इट। थैंक यू सर। हाँ, अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, बच्चों की रिक्वेस्ट है कि कौन सी बुक्स हमें पढ़नी चाहिए और कैसे हमें पढ़नी चाहिए, और बुक्स का चयन करते समय हमें कौन कौन सी चीज़ ध्यान रखनी चाहिए, इसके बारे में इन्हें बताएं, और प्रैक्टिस का कितना महत्व होता है वो भी इन्हें एक बार बताएं। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा ये मानना है, आई अज्यूम्ड दैट फर्स्ट ऑफ ऑल यू रेफर द एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक वाट एवर, 6th क्लास 7th क्लास 8th 9th 10th ऑनवर्ड्स, नो प्रॉब्लम। बट जैसे आप स्पेशली ज्योग्राफी सब्जेक्ट की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो, यू आर प्रिपेयरिंग स्पेशली ज्योग्राफी सब्जेक्ट फॉर एनी पोस्ट, सो आई एम प्रिफर टू एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक बिकॉज इट इज़ ए ऑथेंटिक। और आप जैसे मान लीजिए मार्केट में पब्लिकेशन दूसरी मिल रही हैं, आप परचेज कर लोगे, तो लेकिन जब आप वही क्वेश्चन एग्जाम में आया और फिर आप उसको उसके अकॉर्डिंग कर पाओगे, पब्लिकेशन जो भी आपने पढ़ा है वाट एवर आई डोंट नो, तो उसको आरपीएससी है कि वो उसको एक्सेप्ट करे या नहीं करे, तो फिर वही प्रॉब्लम, आपका टाइम भी जा चुका, योर टाइम ऑलरेडी हैज गॉन, देन आपकी नेगेटिव मार्किंग, आप 1 मार्क्स 2 मार्क्स ऑलरेडी यू गो बैक, आप पीछे चले जाते हो। तो ये सब चीज़ें आपको टाइम को ध्यान में रखते हुए, आपकी स्ट्रेटेजी को ध्यान में रखते हुए पहले से ही फर्स्ट ऑफ ऑल यू फॉलो द एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक 11th 12th क्लास। अब आप केवीएस की बात कर लीजिए, केवीएस में अभी जो भी सिलेबस है, पीजीटी पोस्ट ज्योग्राफी की बात कर रहा हूँ मैं, इसमें आपका एंटायर बुक 1 ऑफ 11th क्लास फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, सेकेंड बुक इज इंडिया फिजिकल एनवायरमेंट, एंड देन 12th क्लास इंडिया पीपल इकोनॉमी एंड द फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। जो भी आपका सिलेबस है इन 4 बुकों से, मतलब 11th और 12th क्लास की बाहर नहीं है, मैं सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ, तो आप इसको प्रेफर कीजिए। ऑथेंटिक बुक है, आप जो भी पढ़ रहे हो सही पढ़ रहे हो, करेक्ट पढ़ रहे हो, आपका टाइम लॉस्ट नहीं हो रहा है, तो फाइनली एनसीईआरटी को फोकस कीजिए, तो वेल एंड गुड, आपका टाइम सेव होगा और आपकी मेहनत आपके रिजल्ट में कन्वर्ट होगी, ठीक है ना। तो योर स्ट्रेंथ will be converted in your result. Thank you so much sir. नोट्स कैसे बनाए? Okay. नोट्स का बड़ी मारामारी होती है बच्चों की, हाँ। इधर से उठा लेते हैं, उधर से उठा लेते हैं, कहीं जहाँ सस्ता मिला उठा लिया नोट्स और पढ़ना शुरू। देखिए मेरी अगर पर्सनल ओपिनियन की बात करूँ, नोट्स किसी के मत लीजिए, मेरे पर्सनल ओपिनियन है, कोई फॉलो करे या ना करे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरी ये पर्सनल ओपिनियन है, आप नोट्स खुद बनाइए, यू मेक योर सेल्फ योर नोट्स, दैट्स इट। आप बनाओगे, हाउ टू मेक इट, हाउ इट प्रिपेयर इट, आप कैसे बनाओगे, एंड एट द सेम टाइम योर माइंड एंड योर हैंड शुड बी गो पैरेलली, मतलब आपका हाथ और माइंड आपका एक साथ काम कर रहा है, आप लिख रहे हो, इसका मतलब वो चीज़ आपके हाथ में भी है, हाथ में दैट मीन्स योर कलम योर पेन, एंड सेम चीज़ आपकी कहाँ चल रही है, आपके माइंड में चल रही है। एक बार आप उसको राइटिंग कर रहे हो, लिख रहे हो, तो वो चीज़ आपके दिमाग में फिक्स होगी। मैं कह रहा हूँ आज भी मेरे पास एक ज्योग्राफी की एक ही बुक है, बुक का मतलब नोटबुक, जो मेरे सेल्फ के नोट्स हैं, उसमें मैं जब अर्लियर आई वाज प्रिपेयरिंग नेट जेआरएफ, मैं बस उसी मेरे नोट्स को पढ़ता था, इवन दूसरा जैसे एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक हो गई उसको फॉलो कर लेता था, लेकिन वो जो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के जो नोट्स थे वो मेरे नोट्स में इंक्लूड होते थे, तो मैं कोई दूसरी बुक को टच नहीं करता था।
मेरे ही ओवर नोट जो बनाए हुए हैं। अब आपको हो सकता है टाइम लग सकता है, इट इज़ ए टाइम टेकिंग प्रोसेस, बट ओनली फर्स्ट टाइम। एक बार आपका टाइम कंज्यूम होगा, लेकिन नेक्स्ट टाइम आपका जो टाइम होगा वो आपका सेव हो जाएगा, क्योंकि वो आपके खुद के नोट्स बनाए हुए हैं। सो इट इज़ वेरी ईजी फॉर रिमेंबरिंग टू यू। ये आपके लिए अच्छा होगा, ईजी होगा रिमेंबरिंग के लिए, यादाश्ती के लिए, एंड फॉर लर्निंग आल्सो, सीखने के लिए। तो खुद के नोट्स आपको हमेशा साथ देंगे और आपको ईजी लर्न होगा, और वो हमेशा के लिए होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा उसका। तो मेरा ये मानना कि आप खुद यू प्रिपेयर योर सेल्फ योर नोट्स, खुद अपने नोट्स बनाइए, एंड वेन एवर विल कम योर एग्जाम देन ओनली यू आप उसको टच कीजिए, आप उसको सीखिए या रीड आउट कीजिए ओनली योर नोट्स। फिर आपको अगर रिक्वायरमेंट होती है कि हमें एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक को भी एक बार देखना चाहिए, तो आप फिर यू कैन गो थ्रू द एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक आल्सो। तो आप फर्स्ट यू प्रिपेयर आल्सो योर नोट्स, देन आफ्टर you can go through the any other books but especially NCERT textbook. Thank you so much sir. हाँ, देखिए कितनी अच्छी बात कहा कि नोट्स आप बनाना शुरू करें। सेल्फ नोट्स होंगे, रिच होंगे। रिच का तात्पर्य हमारा यहाँ पर ये है कि आपके नोट्स में फैक्चुअल भी होने चाहिए और कंसेप्ट भी होने चाहिए, और रिलीवेंट फेनोमिना वहाँ पर अटैच होनी चाहिए। यदि रिलीवेंट फेनोमिना अटैच नहीं है तो वहाँ से सवाल होगा, वो करंट से रिलेट सवाल होगा, तो हम वहाँ पर मात खा जाएंगे। हमारी जो ज्योग्राफी है वो रियलिस्टिक स्टडी है, यथार्थ विज्ञान है, और यथार्थ विज्ञान एक बहु आयामी होता है, मल्टी डायमेंशंस होता है, और मल्टी डायमेंशंस फैक्टर्स या कंसर्न सब्जेक्ट जो होते हैं वो डायनेमिक होते हैं। तो जो डायनेमिक है तो उनके जो हमारे पास फैक्चुअल है, उनका जो कंसेप्ट है वो भी डायनेमिक होंगे, वो भी धीरे धीरे बदलते भी हैं। तो हमें जो स्टैटिक्स हमारा जो फैक्चुअल होते हैं, स्टैटिक फैक्चुअल डाटा आप एक बार रख लीजिए, वो हमेशा उतना ही रहता है। जैसे सामान्य ताप ह्रास दर है, जैसे फैक्चुअल स्टैटिक्स डाटा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं। लेकिन कुछ प्रोडक्शंस होते हैं, ट्रेड होते हैं, वो हमारे डायनेमिक डेटाज होते हैं। वो डेटा हमें पढ़ने पड़ेंगे, उनको समय के संदर्भ में उसको जोड़ना पड़ेगा। तो वन डे टू लास्ट डे या वन डे टू वन डे, डेली चेंजेज इन आवर अर्थ नेचर्स, देन उसी रेफरेंस में आप लोग अपने डेटा को भी चेंज कीजिए, अपने कंसेप्ट को भी इनहांस कीजिए, और उसी हिसाब से हमारी प्रैक्टिस कीजिए। जैसे हमने पढ़ाई की, आज एनसीईआरटी का पहला चैप्टर पढ़ा, पढ़ने के बाद याद किया, उसे विजुअलाइजेशन कीजिए। तो जैसे ही विजुअलाइजेशन होगा तो चीजें आपके दिमाग में फटाफट इमेज बन जाएंगी, और एक इमेज में 1 लाख इंफॉर्मेशन होती है अकॉर्डिंग टू रिसर्च के अनुसार। तो जैसे हमारे अंदर विजुअलाइजेशन बनना शुरू हुआ तो वो चीज आपके परमानेंट जाएगी। उसके बाद उसके टेस्ट आप लोग देना शुरू करें। आप 15 दिन में, 7 दिन में, महीने भर में आप टेस्ट दे सकते हैं। उससे क्या होगा, आपका जो पढ़ाई का जो लेवल है, तरीका है, सोच है, नजरिया है, वो सारा बदल जाएगा। अब इनसे हम एक सवाल और पूछेंगे आपके मार्फत कि हमें कितना पढ़ना चाहिए, कितनी देर पढ़नी चाहिए, और हमारी जो पढ़ने का जो रूटीन है, हमारी जो लाइफ स्टाइल है, वो क्या होनी चाहिए। और यदि आदमी स्टूडेंट्स बोरियत महसूस करता है तब उसे कौन से साधन या कौन सा वे अपनाना चाहिए जिससे उसका लाइट हो जाए और थोड़ा सा मोटिव हो जाए। देखिए मेरा ये मानना है कि हमें पहली बात तो स्ट्रेस फ्री रहना है। एनीवन यू विल नॉट स्ट्रेस फ्री एनी टाइम, एंड यू डोंट टेक बोदर। आपको बोदर नहीं होना है, परेशान नहीं होना है अपने सब्जेक्ट को, लेकिन आप एनी टाइम माइंड में रखिए बस कि मुझे क्या करना है, व्हाट वी हैव टू डू, व्हाट इज द माई टारगेट, मेरा क्या टारगेट है, मुझे क्या करना है, वो आपके एनी टाइम कीप इन योर माइंड, अपने दिमाग में रखें उस चीज़ को, पहली चीज़। एंड डोंट टेक स्ट्रेस, आप अपने दिमाग पर तनाव मत डालिए। लेकिन आपका मिनिमम से मिनिमम अगर समय की बात करें तो आपका जैसे 8 आवर्स टू 10 आवर्स मिनिमम वन डे आउट ऑफ 24 आवर्स, ठीक है ना। 24 घंटे में ठीक है आपकी स्लीपिंग भी हो गई, थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा टाइम हो गया, खाने ईटिंग टाइम, स्लीपिंग टाइम, तो मिनिमम अगर टाइम की बात करें 8 to 10 आवर्स है
8 से 10 घंटे की पढ़ाई है, इट इज़ सफिशियंट, मेरा ये मानना है। तो 8 से 10 घंटे की आप, लेकिन इट शुड बी ऑनेस्टी, ये लेकिन आपकी ईमानदारी से होनी चाहिए कि हाँ मैं जो समय दे रहा हूँ ये मेरी स्टडी के लिए मैं ईमानदारी से दे रहा हूँ। बाकी आप चाहे बाकी समय को आप ठीक है, आप दूसरी चीज़ सर बोल रहे हैं कि हमें एंटरटेनमेंट क्या करना चाहिए, इसके लिए आपको लॉन्ग सिटिंग करनी पड़ेगी। लॉन्ग सिटिंग का मतलब एट ए टाइम यू विल सिट 2 आवर्स मिनिमम 130 मिनट टू 2 आवर्स, मतलब 1.5 से 2 घंटे के बीच आप सिटिंग कर सकते हो। तो लेकिन अब 2 घंटे आप बैठे, आपने सब्जेक्ट को लर्न किया है, फिर आप थोड़ा सा एंटरटेनमेंट के लिए, जैसे मैं ऐसे ही करता था उस समय, 5 मिनट के लिए 10 मिनट के लिए कोई मेरा इंटरेस्टेड, मैंने कोई सॉन्ग सुन लिया। भाई देखो जो पढ़ा है वो तो माइंड में रखना है, कोई उसको कुछ किंतु परंतु नहीं है, लेकिन उसी के साथ साथ आपको माइंड फ्री भी रखना है, आपका अटेंशन भी फिक्स रखना है, अटेंशन भी करना है तो फ्री भी रखना है। तो फ्री के लिए आपको जैसे स्ट्रेस फ्री करना है तो आप 5-10 मिनट्स के लिए आप म्यूजिक सुन लीजिए जो भी आपका इंटरेस्टेड है, या कोई 5-10 मिनट्स के लिए आप सॉन्ग वॉच कर सकते हो यूट्यूब पे, जो भी है। तो इसी के साथ साथ आप अपना एंटरटेनमेंट भी कीजिए, लेकिन 8 से 10 घंटे की जो कंटिन्यू स्टडी है विथ ऑनेस्टी, ईमानदारी के साथ में इट शुड भी होनी चाहिए। और अनदर क्वेश्चन सर फ्रॉम योर साइड। अभी लेह लद्दाख में पोस्टेड हूँ आपके, हाँ जस्ट इट्स वेरी अमेजिंग present scenario. Now I came here on 3rd December, so at the same day -15 degree centigrade temperature was there. So मेरा ये मानना है ज्योग्राफी आपकी जो हम बुक्स में पढ़ते हैं, इससे पहले मेरी लाइफ में मैं गया नहीं लद्दाख में, इवन बेंगलोर में भी नहीं गया, फर्स्ट पोस्टिंग वाई बेंगलोर वाज देयर। तो इट्स इक्वल क्लाइमेट, कभी सर्दियों में ब्लैंकेट ओढ़ने की या कवर अप करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, नो नीड ऑफ ब्लैंकेट इन ऑलवेज टाइम मीन्स दैट मीन्स समर और विंटर, जरूरत ही नहीं पड़ी, चाहे से समर हो विंटर हो। 3 साल कब कंप्लीट हो गए मालूम नहीं चला, जो हमें पहले बुक्स में पढ़ी थी वो चीज़ हमने रियल में जाके देखी है। एक चीज़ ये प्लस पॉइंट। अब हम बात करते हैं, नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट द लेह लद्दाख। इट्स वेरी अमेजिंग प्लेस अकॉर्डिंग टू क्लाइमेट एंड एनी माउंटेन यू कैन हाइट। अगर हम पहले बात करते हैं, चलो हाइट की बात करते हैं, एवरेज ले जो एयरपोर्ट है हमारा 11,000 फीट की हाइट पर है। सो हम जाते हैं, आपकी 11,000 पे आपकी लैंडिंग होगी, तो आपको 1-2 डेज आपको क्लाइमेटाइजेशन करना पड़ेगा, मतलब दैट मीन्स यू ईट ओनली लिटिल बिट फूड, हल्का खाना लेना पड़ेगा। 2 डेज, हाँ, तो 1-2 डेज आपको जस्ट यू हैव टू रिलीव, आपको आराम करना है और आपको लिटिल बिट फूड लेना है, खाना लेना है। उसके बाद में आप यू कैन मूव हियर एंड देयर, आप इधर उधर घूम सकते हो, एंड यू वांट टू गो एनीवेयर, आप कहीं जाना चाहते हो तो जा सकते हो। तो एंड क्लाइमेट की बात ये है कि नवंबर टू फेब यहाँ पे थोड़ा एक्सट्रीम कोल्ड रहता है, और इन द जनवरी मंथ टेम्परेचर में भी गो -35 डिग्री सेंटीग्रेड। जनवरी मंथ आई वॉज नॉट देयर, मैं वहाँ नहीं था, लेकिन बट आई लिसन टू सम पीपल वाज देयर फ्रॉम देयर ले, वहाँ के जो लोग हैं वो यही बताते हैं कि यहाँ जनवरी में -35 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रहता है, और दिसंबर में मैं आया तो वहाँ पे -15 था, और 15 मेरा मैक्सिमम वहाँ से -17 देखा हुआ है। तो थोड़ा सा वहाँ ब्लड सर्कुलेशन को प्रॉब्लम है, स्किन प्रॉब्लम है, बट अगर आप वहाँ यू आर लिविंग कंटिन्यूसली 6 मंथ 1 ईयर, देन इट विल फेमिलियर विथ क्लाइमेट ऑफ योर ले का जो क्लाइमेट उसके साथ आप फेमिलियर हो जाओगे, फिर देन आफ्टरवर्ड्स। अब इसके बारे में तो मैं कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि इट्स डिपेंड ऑन ऑर्गेनाइजेशन। तो संभावित आप, क्योंकि संभावित की अगर बात करें तो KVS में थोड़ा सा, मतलब एंटायर अगर प्रोसेस की बात करें तो मुझे लगता है कि शायद 6 मंथ में कंप्लीट करा लेनी चाहिए, करा भी लेते हैं ऑर्गेनाइजेशन। उस समय जैसे दिसंबर 18 की बात करें तो उस समय वाली वैकेंसी में ओनली 6 मंथ कंप्लीटेड। सितंबर 2018 में फॉर्म फिलअप करवाए गए थे, और दिसंबर में एग्ज़ाम हुआ, फिर फरवरी में इंटरव्यू और मार्च में ज्वाइनिंग, तो 6 मंथ। सो इट इज़ द फास्ट प्रोसेसिंग। तो ये है। और वहाँ जो माउंटेन हम बात कर रहे थे लेह लद्दाख की, तो लेह में आपकी जो क्लाउड्स हैं, स्पेशली एल्टो स्ट्रेटस टाइप्स ऑफ माउंटेन आर फाउंड। आई रिसर्च ऑलरेडी, मैंने रिसर्च किया, मैंने कहा वहाँ पे माउंटेन्स पे आपकी अगर फ्लाइट लैंड करेगी, एक माउंटेन पे लिखा हुआ है टच द क्लाउड, मतलब आप देखिए 11,000 फीट की ऊंचाई पर हो
तो बादल तो जहाँ रहेंगे वो तो वहीं रहेंगे, उनकी तो हाइट फिक्स। हालांकि इट्स डिपेंड ऑन द डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ द क्लाउड्स, एल्टो स्टेटस, निम्बो स्टेटस, कुमुलो निम्बस, तो ये चीज़ें हैं। लेकिन स्पेशली जो हाइट के अकॉर्डिंग हम बात करें तो स्पेशली जो लद्दाख में वो एल्टो स्टेटस टाइप के क्लाउड्स होते हैं। तो हाँ, मध्य स्तरीय एल्टो में जो आपके मध्य स्तरीय मिड लेवल के जो क्लाउड्स आएंगे, तो वहाँ पे आपको क्लाउड्स आपके नियर बाई रहेंगे, क्योंकि आप यू बी देयर ऑन हाइट एट द हाइट ऑफ 11,000 फीट, आप 11,000 फीट की हाइट पे हो, और वहीं पे आपके नियर बाई आपके क्लाउड्स हैं, इसलिए वहाँ माउंटेन पे ऑलरेडी रिटन देयर, वहाँ पे माउंटेन पे लिखा हुआ टच द क्लाउड, एंड इट्स ग्रेट अमेजिंग प्लेस। सो इफ़ यू गो टेक ए चांस, आप एक चांस ले सकते हो फॉर वॉकिंग, तो आप अच्छा आपको एक अलग अनुभव फील होगा। जो हम बुक्स में पढ़ते हैं ज्योग्राफी, वो आपको रियल में देखने को मिलेगा। आप स्नोफॉल है आपकी, जब जो वाटर वेपर है वो कन्वर्ट होगी, आपकी जो वाटर है, वाटर कन्वर्टेड इनटू वाटर ड्रॉप्स एट द टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड, तो वो आपकी जो स्नोफॉल है वो आप रियल में फील करोगे, ठीक है ना। आपके सामने जो स्नोफॉल क्या है, नॉट ए आइस, वो आइस नहीं है, वो बर्फ नहीं है, वो जस्ट ड्रॉपलेट्स है, वाटर की ही ड्रॉपलेट्स है, बट वो वाटर की फॉर्म में है, ठीक है। तो जैसे ही आप उसको टच कर दोगे तो वो जस्ट फिनिश हो जाएगी। तो वाटर जब आपकी वाटर ड्रॉप्स की फॉर्म में है उसको हम स्नोफॉल बोलते हैं, और ये इट हैपन्स मोस्टली, ये हर बार मोस्टली अधिकतर ये होता रहता है लेह में। और रेनफॉल इज लिटिल बिट, बहुत ही कम है, अराउंड जैसे हम पढ़ते हैं जैसलमेर, द सेम क्लाइमेट एट द जैसलमेर एंड द लेह लद्दाख, अराउंड 15 डिग्री 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर के आसपास जो हम जैसलमेर की जो काउंट करते हैं रेनफॉल, उसी के आसपास रेनफॉल लेक की है। तो वहाँ पे ज़्यादा रेनफॉल देखने को नहीं मिलता, रेनफॉल कम है, लेकिन स्नोफॉल कभी कभी समटाइम्स विल बी देयर, कभी कभी होता है, होगा। तो ये है माउंटेन्स, और वहाँ पे आप जो टोपोग्राफी की बात करें, रिलीफ फीचर्स, और आपकी इंडस रिवर, मैंने रिसर्च किया वहाँ पे, मैं आई वाज गॉन नियर बाय द इंडस रिवर एंड आल्सो सीन द कॉन्फ्लुएंस ऑफ इंडस एंड जास्कर, that is the नींबू संगम प्लेस, उसको नींबू संगम बोलते हैं। तो आई सा वन साइड फ्लोइंग इज द इंडस रिवर, देन सेकंड साइड फ्लोइंग इज द जानस्कर रिवर। सो इट इज द ग्रेट अमेजिंग प्लेस, एंड मोस्टली टूरिस्ट डेफिनेटली goes to, mostly जो टूरिस्ट go to the at the same place, that means नींबू संगम। तो एनी अनदर थिंग्स, जैसे मैं बात करूँ, और नुब्रा प्लेस, नुब्रा इज ए तहसील इन लेह। So one place is there, Diskit, one cave is there in the Diskit, and Barkhans was there, Kirjan type, Barkhan, and one side is the mountain and second side is the mountain, and this area is the river basin area. That means Shok river, Shok river is a tributary of Indus river, वहाँ Shok river है। I watched, I looked entire Leh Ladakh, that means Pangong lake nearby the China border, and it is the highest lake, highest salty lake in our country, Pangong lake, and one observatory was there, Hanle, Indian observatory at the Hanle place in the Leh Ladakh, but it operated from the Bengaluru Geophysics National Institute। वहाँ मतलब आप सॉरी, वहाँ मतलब आप जाओगे तो वहाँ आपको एक बंदा मिलेगा, गार्ड मिलेगा, वहाँ से वो ऑपरेटिंग सिस्टम उसका बेंगलुरु है, बेंगलुरु से ऑपरेट हो रही है, ठीक है। तो वहाँ पे भी एक अच्छी चीज़ है, पूरे एंटायर आपको लेक का वहाँ पे जो भी फोरकास्ट के रिगार्डिंग जो रिसर्च चलती रहती है वो ऑब्जर्वेटरी करती है। एक नेशनल एग्रीकल्चर सेंटर है जो न्योमा NYOMA न्योमा प्लेस है, तो वहाँ पे एक नेशनल एग्रीकल्चर सेंटर है। एंड वन इम्पोर्टेंट थिंग, हॉट स्प्रिंग, दैट इज द अनदर नेम, जियोथर्मल एनर्जी, भूतापीय ऊर्जा, वन इम्पोर्टेंट फेमस इन द लद्दाख, पूगा वैली। तो वहाँ पे जो मैं न्योमा की अभी बात कर रहा था, न्योमा से जो जियोथर्मल एनर्जी जो प्लांट है, ठीक है ना, लोकेटेड नियर बाय द न्योमा, वहाँ से अराउंड इट अवे फ्रॉम 4 किलोमीटर डिस्टेंस, 4 किलोमीटर की डिस्टेंस है न्योमा से, जहाँ पे आप मतलब आप देख सकते हो कि वहाँ से न्योमा में गए आप, वहाँ से एग्रीकल्चर सेंटर को देखा, वहाँ से 4 किलोमीटर की डिस्टेंस पे आपका जियोथर्मल जो प्लांट है जिसको हम हॉट स्प्रिंग बोलते हैं,
वो भी है एक अच्छी चीज़ देखने लायक, मतलब आप फील कर सकते हो रियल में ज्योग्राफी है। अगर हम पूगा वैली है, पार्वती वैली इन मणिकरण इन हिमाचल प्रदेश, वो भी जियोथर्मल एनर्जी के लिए फेमस है। तो ऑल दैट, हानले आपकी ऑब्जर्वेटरी हो गई, और अच्छा है, क्लाइमेट के अकॉर्डिंग भी अच्छा है। लेह लद्दाख, पेंगोंग लेक के बारे में मैंने आपको बताया, हाईएस्ट सॉल्टी लेक है इन आवर कंट्री। एंड नेशनल हाईवे 3 फ्रॉम लेह टू मनाली, लेह टू मनाली नेशनल हाईवे 3। सो इट इज द हाईएस्ट, सबसे ऊंचा हाईएस्ट नेशनल हाईवे ऑफ आवर कंट्री, नेशनल हाईवे 3 लेह टू मनाली, एंड डिस्टेंस अराउंड 457 किलोमीटर, 457 किलोमीटर की इसकी जो डिस्टेंस है। और हम जोग्राफिकली बात करें तो डिस्ट्रिक्ट में मैंने बताया आपको डबल हम्प्ड कैमल, डबल हम्प्ड वाली जो सवारी है वहाँ पे, और इवन बरखान्स हैं, किरजन टाइप के बरखान हैं, सीप भी मिल जाएंगे आपको। बट दोनों टाइम मोस्टली जो आपका जो एरिया है लद्दाख का, वो ड्रेनेज वाला एरिया है, बेसिन एरिया है, स्पेशली इंडस रिवर है। और वहाँ मैं बात कर रहा था, अभी याद में आया मुझे, वहाँ मैंने रिसर्च भी की, जो हमारे जो पब्बल केबल्स हैं, सो इट इज द माइन पार्टिकल्स of the stone, but depend on the size, there are different known, it is known as pebbles, so mostly are found nearby the Indus river, जो हमारी सिंधु नदी उसी के पास में ये उसका वाटर, ग्राउंड वाटर लेवल भी अच्छा है उसका। तो it is amazing place. So if you have a chance, whenever you have a planning for trip a Leh Ladakh, तो you can go through, जा सकते हो आप। तो अब इसका मतलब ये है कि देखिए KVS एग्ज़ाम क्रैक कीजिए और लेह लद्दाख घूमिए, फिर अपने अनुभव और अपनी फीलिंग हमें शेयर कीजिए और अपने ग्रुप में दोस्तों को शेयर कीजिए। एक चीज़ और कहना चाहूँगा, जो हम खादुगला पास है, वैसे जो हम, जैसे मैं लद्दाख की बात करूँ तो लद्दाख का जो मीनिंग होता है लैंड ऑफ पासेज, दर्रों की भूमि। जो खादुगला पासेज है, देर आर सो मेनी पासेज इन छांगला पास, ठीक है ना। इफ़ यू गो फ्रॉम लेह टू पेंगोंग, देन यू कैन पास करना पड़ेगा, यू विल हैव टू पासिंग द छांगला पास। इफ यू गो फ्रॉम ले टू नुब्रा, देन यू हैव टू पास खादुगला पास। इट इज द हाइट अराउंड 18,380 फीट, 18,380 फीट की हाइट पे है, एंड कवर्ड बाई आइस एनी टाइम, इवन मे और जून आल्सो, लिटिल बिट इन द मे एंड जून, लिटिल बिट, but in the time, same time December, January, it is the around all around the ice by the mountains हमारे पूरे कवर्ड होंगे। तो ये एक अच्छी जगह है वहाँ पे। और खादुगला पास है, इवन फोटुला पास है, फोटुला पास लोकेटेड बिटवीन लेह टू कारगिल। इफ यू गो फ्रॉम लेह टू कारगिल, देन यू कैन पास द फोटुला पास। हाँ, देन उसके बाद में अगर हम ये रूट की बात कर रहा हूँ, जैसे आपको लेह से श्रीनगर आना है, तो लेह से चलोगे तो आप पहले फोटोला पास क्रॉस करना पड़ेगा। इट इज़ द वेरी अमेजिंग प्लेस, एंड यू कैन सी नियर बाई द वैलीज, माउंटेन वैलीज, वी से वैलीज, गोर्ज, कैनियन। इट इज़ अ टू मच अमेजिंग प्लेस। ये मोस्टली ज्योग्राफी आर फाउंड इन लेह लद्दाख। देन आफ्टरवर्ड्स कमिंग योर कारगिल, देन आफ्टरवर्ड्स यू कमिंग द नेक्स्ट प्लेस इज द्रास। इट इज़ द वेरी हाइएस्ट एंड कोल्डेस्ट पार्ट ऑफ आवर कंट्री, द्रास। देन द्रास के बाद में आपका आएगा जोजिला पास, जोजिलाबाद से फिर आपका श्रीनगर वाला आएगा रास्ता। तो ये सब चीज़ें हैं, मतलब आपकी जो ज्योग्राफी है ये हमने देखी है कि जो हम बुक्स में पढ़ते हैं वो ऐसा ही नहीं है कि बुक्स में है, ये फिजिकली भी है, और आप इसको प्रेजेंट सिनेरियो को आप इमेज कर सकते हो, और ये अच्छी नॉलेज है। और ज्योग्राफी हमारा डायरेक्टली सब्जेक्ट है, प्रत्यक्ष, जितना अगर आप वॉचिंग करोगे, फिजिकली वॉच करोगे, ट्रिप करोगे, तो ये ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड होता है हमारे माइंड में। तो फाइनली giving a opportunity by the sir, then I shared my views, ideas, so it will be benefit for to you. So thank you so much sir once again. देखिए वो मंजर भी आएगा, आपके लिए स्पेशल लाइन है, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास समुद्र भी आएगा, प्यासे के पास समुद्र भी आएगा। अखार के मत बैठ जाना मुसाफिर, अखार के मत बैठ जाना मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मंजिल मिलने का मजा भी आएगा। यदि आपको इस तरह की फील चाहिए तो लग जाइए और लगे रहो, आपके एग्जाम क्रैक हम करवाएंगे
देखते हैं कैसे क्रैक नहीं होती है, बशर्ते आपको जो कुछ रूल्स हैं वो फॉलो करने पड़ेंगे। जो बार बार से हम लोग अच्छी पर्सनैलिटी से आपसे मुखातिब करा रहे हैं, उसका उद्देश्य हमारा एक ही है कि पॉजिटिव वेव्स में ये जो वेव्स तरंग है हमारी आपके पास पहुंचे, उसका सहारा लें और आप पढ़कर अपना नाम रोशन करें। सर ने क्या गजब बात कही थी रमेश जी ने, ध्यान रखना, आप यू आर अर्न योर नेम, आप अपना नाम कमाइए और नाम कमाओगे तो परिवार का नाम होगा, परिवार का नाम होगा हमारा नाम होगा, परिवार मित्रों का नाम होगा, दोस्तों का नाम होगा, इससे बड़ी और कोई संपत्ति नहीं होती है। तो स्टूडेंट के लिए सबसे बड़ा गोल होता है अपने एग्जाम को पास करना। तो हम लोग ईश्वर से उम्मीद करते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप लोग एग्जाम को क्रैक करें और इसी प्रकार इस श्रृंखला में आप जुड़ते जाएं और इस श्रृंखला को बढ़ाते जाएं। नमस्कार, फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, पुनः हाजिर होंगे। तब तक हम लोग आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार। ओके सर, धन्यवाद।